आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्यावरण विषय पर आधारित है, जिसमें पर्यावरण से जुड़े प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑप्शन है, किसी जीव के चारों ओर की भौतिक दशाओं को, किसी जीव के चारों ओर की जैविक दशाओं को, जीवों की परस्पर अंतःक्रियाओं को, या फिर उपयुक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा उसमें ये बताया गया है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक और जैविक दशाओं तथा उनके साथ अंतःक्रियाओं को सम्मिलित करता है, उसी को पर्यावरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, मूल रूप से पर्यावरण में कितने प्रकार के संघटक होते हैं? पहला है 2, 3, 4 या फिर 5। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मतलब कि 4 ऑप्शन। पर्यावरण के जो संगठक हैं उनकी संख्या जो है वो 4 है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। पर्यावरण एक अविभाजित समष्टि होती है, जिसकी रचना जैविक और अजैविक तत्वों वाले क्रियाशील तंत्रों से होती है। मूल रूप से पर्यावरण के 3 प्रकार के संगठक होते हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। और इसके अंतर्गत जो है, ठीक है, इसके अंतर्गत एक चीज़ और जोड़ी जाती है जिसे हम ऊर्जा संगठक भी कहते हैं। जैविक, अजैविक, भौतिक और ऊर्जा संगठक, इसलिए इसके जो हैं 4 प्रकार के संगठक होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता को कहा जाता है? संपूर्ण विकास, पीढ़ीगत विकास, धारणीय विकास या फिर संवेदनशील विकास। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, धारणीय विकास। इसका तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है, धारणीय विकास। अगला प्रश्न है, सतत विकास के आवश्यक तत्व हैं? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। मतलब जैव विविधता, प्रदूषण का नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण, ये तीनों जो हैं वो जैव सतत विकास के महत्वपूर्ण तत्व हैं। अगला प्रश्न है कि चर्चित आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था? 1987, 1990, 1992 या फिर 1997। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ये ए ऑप्शन, 1987। क्योंकि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब कि वर्ल्ड कमीशन ऑन WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। और इसी रिपोर्ट को ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक और अजैविक संगठनों को मिलाने पर बनता है इकोटोन, बायोम, पारिस्थितिकी कर्मता या सांस्कृतिक पर्यावरण। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बायोम। अगला प्रश्न है, मतलब पर्यावरण के जैविक और अजैविक तत्वों को एक साथ मिलाने पर जो बनता है उसे बायोम कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, जल चक्रण या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जल चक्रण। जब जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसे जल चक्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव होते हैं केवल स्वपोषी, केवल परपोषी, स्वपोषी और परपोषी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है दोनों, स्वपोषी और परपोषी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सूक्ष्म जीवों को वियोजक यानी डिकम्पोजर भी कहते हैं, और सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु तथा कवक इत्यादि भी शामिल होते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? पृथ्वी, सूर्य, समुद्र या फिर वायु। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सूर्य। क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जबकि इन्हीं हरे पौधों पर अन्य जीवों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन आधारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बायोम में पौधे और जंतु दोनों शामिल किए जाते हैं, और दूसरा है बायोम में जंतुओं का प्रभुत्व अधिक होता है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक। एक कथन सही है, क्योंकि बायोम में जंतु और पौधे दोनों शामिल किए जाते हैं, किंतु किसी भी पारिस्थितिकी में पौधों का जीवभार जंतुओं की तुलना में अधिक होता है, इसलिए बायोम में पौधों का प्रभुत्व जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बायोम में जीव तथा वनस्पति सामंजस्य रूप से अवस्था में रहते हैं, और इनमें जीवों व वनस्पतियों के बीच अंतर संबंध विद्यमान होता है, और दो बायोम के बीच एक संक्रमण क्षेत्र उपस्थित होता है। तो कौन सा कथन सही है कि एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर एक दो तीन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, एक दो तीन में तीनों कथन जो हैं वो आपके सही हैं, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन में डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन है, इनका विस्तार दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में पाया जाता है, यहाँ तापांतर अत्यंत अधिक पाया जाता है, और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है, और यहाँ पौधों और घटकों का अभाव पाया जाता है। तो कौन सा जो है वो मरुस्थलीय बायोम के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ए है कि मरुस्थलीय बायोम का विस्तार दोनों गोलार्धों के मध्य अक्षांशों में पाया जाता है, जो प्रायः महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में दिन अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं, अर्थात यहाँ का तापांतर जो होता है वो अत्यंत उच्च होता है। इस बायोम में औसत जो वर्षा है वो 20 सेंटीमीटर से कम होती है, और यहाँ खनिजों की पर्याप्त उपलब्धता पाई जाती है, किंतु वनस्पतिक और अपघटकों का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वॉल्यूम सबसे अधिक जैव विविधता वाला बायोम है? मरुस्थलीय बायोम, घास स्थल बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम, या फिर टुंड्रा बायोम? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम। उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला बायोम है। इसका विस्तार जो है वो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यह अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, पारिस्थितिक कर्मता, आवास, इकोटोन, या फिर एक्रेबीज। क्वेश्चन नंबर 15, जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, इकोटोन। इकोटोन को ही कहा जाता है दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमण के क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। इकोटोन में दोनों ही पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषताएं कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन, या फिर आर्थिक दक्षता उपयुक्त में से किसे सतत विकास के संदर्भ में 3E में शामिल किया जाता है? केवल ए और दो, एक और दो, केवल एक और तीन, एक दो तीन, या फिर दो और तीन? कौन शामिल किया जाता है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, एक दो तीन जो हैं वो तीनों जो हैं वो सतत विकास में शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में सतत विकास के लिए किया जाने वाला उपाय नहीं है? ऑप्शन है, सामाजिक वन की सस्यक्रम, शुष्क कृषि विकास, या फिर रेत खनन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, रेत खनन।
अगर बात की जाए सतत विकास जो भारत में चल रहे हैं उसमें आता है वृक्षारोपण, सामाजिक कृषि वानिकी, सस्यक्रम फसल चक्रण, शुष्क कृषि विकास और वाटर शेड प्रबंधन। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 में कितने विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 14, 17, 15 या फिर 21। कितनों को शामिल किया गया है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मतलब कि 17 को शामिल किया गया है। क्योंकि इसका जो है इन 17 जो विकास लक्ष्य हैं उनको पाने के लिए भारत सरकार ने 2030 का समय रखा है, इसलिए इसे एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानव पर्यावरण के साथ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। भूमि उपयोग में परिवर्तन, वायु प्रदूषण, ओजोन क्षरण। तो उपयुक्त में से कौन से मानव के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव हैं? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मतलब इसके तीनों कथन जो हैं वो नकारात्मक प्रभाव हैं। क्योंकि मानव ने अपनी उत्पत्ति से लेकर आज तक अनेक प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित किया है। हाल ही के वर्षों में तीव्र औद्योगिकीकरण, उच्च जनसंख्या वृद्धि और अविवेकपूर्ण दोहन ने पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना शुरू किया गया है। जनसंख्या के दबाव, बढ़ती खाद्य आवश्यकताओं के कारण कृषि प्रतिरूप में परिवर्तन, बढ़ते औद्योगिकीकरण से उत्पन्न वायु प्रदूषण तथा उपभोक्तावादी संस्कृति से उत्पन्न क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों द्वारा ओजोन क्षरण इसके जो हैं प्रमुख उदाहरण कह सकते हैं। अगला प्रश्न है जल, स्थल तथा वायु एवं इनके उपसंगठक कहे जाते हैं। जैविक संगठन, अजैविक संगठन, ऊर्जा संगठक या फिर बाहरी संगठक। क्वेश्चन नंबर 20। इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मतलब अजैविक संगठन, मतलब बी इसका है अजैविक संगठन। अगला प्रश्न है कि सुपोषण की प्रक्रिया निम्न में से किससे संबंधित होती है? जल निकायों में पोषक पदार्थों में वृद्धि से, जल निकायों में पोषक पदार्थों की कमी से, जल निकायों में ऑक्सीजन की मात्रा की वृद्धि होने से या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जल निकायों में पोषक पदार्थों की वृद्धि से। जब घरेलू अपशिष्ट, कूड़ा, कृषि अवशेष इत्यादि का संचयन किसी जल निकाय में होने लगता है तब जल निकाय में पोषक पदार्थों में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय वनस्पति और सूक्ष्म जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि होती है और जल में घुलित ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने के कारण जो है वो जलीय जंतु जो है वो मरने लगते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण का स्पष्ट प्रभाव नहीं है? सुपोषण का स्पष्ट प्रभाव नहीं है। ऑप्शन है शैवालों की संख्या में वृद्धि, प्रजाति विविधता में वृद्धि, जल प्रदूषण या मछलियों की मृत्यु। कौन सा सुपोषण का स्पष्ट प्रभाव नहीं है? इसके ऑप्शन है शैवालों की संख्या में वृद्धि, प्रजाति विविधता में वृद्धि, जल प्रदूषण या फिर मछलियों की मृत्यु। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, प्रजाति विविधता में वृद्धि। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है, क्योंकि सुपोषण के कारण जलीय निकाय में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है और इस प्रकार जलीय प्रजाति विविधता में कमी आती है, न कि वृद्धि होती है। शैवालों की संख्या में वृद्धि, जल प्रदूषण और मछलियों की मृत्यु सुपोषण के स्पष्ट प्रभाव हैं। अगला प्रश्न है कि प्रवालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इन्हें समुद्री परितंत्र में की स्टोन की प्रजाति माना जाता है। प्रवास जुक्सनथैले नामक शैवालों के साथ सहपरिता करते हैं और प्रवाल विरंजन का सबसे प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग है।
तो इसका काउंट जो है उपरोक्त सही है, केवल 1 2 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1 2 3। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय परितंत्र के जीवों में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सत्य नहीं है। पहला है ये प्रायः रात्रिचर होते हैं। दूसरा, ये लंबी टांगों वाले होते हैं, लंबी टांगों वाले होते हैं। और ये बहुत धीमे गति वाले होते हैं और एक गाढ़े मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। तो कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि ये बहुत धीमे वाले होते हैं। सी ऑप्शन का जो है वो सही है, क्योंकि मरुस्थलीय परितंत्र के जीव दिन में सूर्य की रोशनी से बचने के लिए रात में अधिक सक्रिय होते हैं। ये लंबी टांगे वाले और तेज दौड़ने वाले होते हैं। अपने शरीर में जल का संचयन करने के लिए ये गाढ़े मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर किस पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता में कमी आती है? जैव विविधता में कमी आती है, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। जब कभी उच्च अक्षांशों की तरफ जाने पर, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं उसमें उत्पादकता में कमी आती है और जैव विविधता में भी कमी आती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के क्रियात्मक समूहों के तत्व हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधनों एवं जीवित जीवों का समूह है। पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य पौधों के समूह, जीव और उनके अपशिष्ट पोषक तत्वों व भोजन के प्रवाह तथा किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के एक दूसरे से दूसरे स्तर तक प्रवाह से है। दूसरा है, एजी टांसले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित किया था। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 2 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार का होता है? 1 2 3 या फिर 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है वो आपका है 3। अब सी ऑप्शन का जो है वो सही है। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार का होता है। एक होता है संख्या पिरामिड, दूसरा होता है जैव भार पिरामिड और तीसरा होता है ऊर्जा पिरामिड। ये 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला है, मूल प्रजातियां वह प्रजातियां होती हैं जो क्रमिक विकास, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास, पारिस्थितिकी संतुलन तथा स्थिरता के निर्माण में योगदान देती हैं। दूसरा है, फ्लेक्सिब प्रजाति उन पौधे एवं जंतुओं को कहते हैं जो लोगों के मध्य लोकप्रिय हैं और लोगों का ध्यान अपने संरक्षण के लिए आकर्षित करती हैं। तीसरा है, सूचक प्रजातियां उन प्रजातियों को कहते हैं जो भू जलवायु एवं पर्यावरणीय परिवर्तन से आसानी से प्रभावित हो जाती हैं या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि समान पर्यावरणीय स्थितियों पादप समुदाय वाले आवासों को बायोटोप कहते हैं और जीव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई गई क्रियात्मक भूमिका को हम इकोटोन कहते हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल 1, मतलब ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। दूसरा कथन जो है इसलिए गलत है क्योंकि समान पर्यावरणीय स्थितियों पादप समुदाय वाले आवास को बायोटोप कहते हैं, जैसे कि मैंग्रोव। अतः पहला कथन जो है सही है।
जीव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई क्रियात्मक इकाई को हम पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। ठीक है, अतः दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। जबकि दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य के जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे हम इकोटोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी में पौधों वार्षिक चक्र को कितने मूल चरणों में विभाजित किया जाता है? 2, 3, 4 या फिर 6? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 6 मूल चरणों में इन्हें विभाजित किया जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि समुदाय अनुक्रमण किसी क्षेत्र विशेष में समुदाय का व्यवस्थित प्रगतिशील प्रतिस्थापन है और इसकी परिभाषा क्लीमेंट के द्वारा दी गई थी। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही दिए गए हैं। सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? कि अनुकूलतम पर्यावरण स्थिति में जीवों को अधिकतम प्रजनन क्षमता जैविक क्षमता कहलाती है। किसी एक प्रकार की प्रजाति के जीवों का समूह जो एक निश्चित स्थान में एक दूसरे से अनन्य क्रिया प्रजनन या अनुवांशिक सूचना का आदान प्रदान व्यष्टि कहलाता है। किसी निश्चित स्थान में रहने वाले समष्टि के आकार को समष्टि घनत्व कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन जो है वो एक सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी प्रकार की एक प्रजाति के जीव समूहों जो एक निश्चित स्थान से दूसरे से अनन्य क्रिया प्रजनन अनुवांशिकी सूचना का आदान प्रदान करते हैं उसे समाष्टि कहलाते हैं, ना कि व्यष्टि कहलाते हैं। इसलिए ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, सागरीय बायोम के आवास की स्थिति के आधार पर जलीय जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 5 या फिर 4? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 3। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 3, क्योंकि 3 वर्गों में बांटा गया है। एक को कहते हैं तरड़क, दूसरा होता है प्लवक और तीसरा है नितल जीव समूह। नितल जीव समूह। अगला प्रश्न है, विश्वत वर्षा वन पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं हैं। गर्म एवं आर्द्र जलवायु, वृक्ष प्रजातियों की विविधता, चौड़ी पत्ती और लंबे पेड़, विविधतापूर्ण जंगली जीवन या अकशेरुकी जीवों और कीटों की बहुलता। तो कौन सा जो है वो सही है? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4, 5? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके जो कथन हैं सारे के सारे जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें कि हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग ईओ विल्सन ने किया। हॉटस्पॉट से आशय उस भौगोलिक क्षेत्र से है जिसकी जैव विविधता को मनुष्य की अनेक अनैतिक गतिविधियों के कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो असत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल ए जो है पहला जो कथन है वही जो है गलत है। क्योंकि हॉट स्पॉट्स का शब्द का जो है वो विल्सन ने ना कर नॉर्मन मायर्स ने किया था। नॉर्मन मायर्स ने किया था, इसलिए इसका कथन जो है पहला सही है, पहला गलत है और दूसरा जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं पश्चिमी यूरोप, आर्द्र भूमियाँ, प्रवाल भित्तियाँ या उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र? तो इसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पश्चिमी यूरोप। उष्णकटिबंधीय वाले वन, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, आर्द्र भूमियाँ एवं प्रवाल भित्तियाँ सर्वाधिक जैव विविधता वाले और उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जैव विविधता से है?
निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वो जैव विविधता से है? जैव विविधता से है। वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्टिजेना सम्मेलन या फिर बेसल सम्मेलन, किसका संबंध जो है वो वियना सम्मेलन से है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 38, इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कार्टाजेना सम्मेलन। कार्टाजेना सम्मेलन जो है वो 2003 से लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था, और इसका संबंध जो है वो जैव विविधता से है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? रामसर स्थल और राज्य, जैसे आसन, लोकटक झील, तेव झील या फिर नूर मधमेश्वर, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, आसन। क्योंकि जो आसन है वह आपका पंजाब राज्य में ना होकर यह उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में यह पहला रामसर स्थल है आसन। ठीक है। लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य की झील है। यह झील मणिपुर के चूडाचांडपुर जिले में स्थित है और झील पर तैरता हुआ द्वीप केबुल लामजाओ है। इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है और केबुल लामजाओ में यही जो झील है, इसी में जो केबुल लामजाओ है, यहाँ पर संगाई हिरण अंतिम घर है जो एक विलुप्त प्राय जाति है। इसी फुमदी को केबुल लामजाओ उद्यान के नाम से भारत सरकार ने संरक्षित क्षेत्र घोषित करा और यह विश्व का इकलौता ऐसा एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप आदि अनेक ऐसे कारक हैं जो किसी जाति के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी साबित होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? केवल जिसमें पहला कथन जो इसमें है वो यहाँ तक है तक, और बाकी जो किसी साबित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर जो है वो आपका है सी, इसके दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, जीन पुल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हार्लन डीवेट, वेवी लो, क्रिस हैम्फ्रीज, सी ओडम या फिर पॉल विलियम्स। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, हार्लन और डीवेट ने। ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। जब सभी जीवों में पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने की एक क्षमता होती है या पैतृक गुण जीवों की कोशिकाओं में उपस्थित रहते हैं, पादप और जंतु कोशिका दोनों के प्रदर्शन में उक्त अनुवांशिक पदार्थों के कुल योग को जीन पूल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से जैव विविधता का लाभ नहीं है? पौधों और पशुओं के अनेक उत्पाद, 20 सेंटीमीटर औसत अधिक वर्षा होना, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन। तो कौन सा जो है जैव विविधता का लाभ नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 20 सेंटीमीटर से औसत वर्षा होना। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का मापन किया जाता है अल्फा विविधता से, बीटा विविधता से, गामा विविधता से या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अल्फा विविधता किसी क्षेत्र की जातियों की कुल संख्या को प्रदर्शित करती है और बीटा विविधता जो है वो प्रजातियों की संख्या का ज्ञान होने के बाद उसकी संरचना की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है कि देश उनका संरक्षित क्षेत्र, जैसे बोल्विया, ब्राज़ील, संयुक्त ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है कौन सा? सुमेलित नहीं है। तो इसका सही सुमेलित जो है वो है ककाडू नेशनल पार्क। ककाडू नेशनल पार्क जो है वह अमेरिका में न स्थित होकर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व आर्द्रभूमि 5 फरवरी या विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 5 फरवरी को ना होकर 2 फरवरी को मनाया जाता है। 5 फरवरी को ना होकर या 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का निर्णय रामसर सम्मेलन में लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून,
भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान दिल्ली। तो कौन सा सही सुमेलित है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। 1 और 2 इसके जो हैं वो सही हैं। तीसरा जो कथन है ये इसलिए गलत है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वह दिल्ली में ना स्थित होकर या भोपाल में स्थित है, इसलिए यह लाइन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की स्थापना 1972 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसी संस्था के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही, 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, 1, 3 सही हैं या फिर 1, 2, 3 सही हैं। 1, 2, 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि जो सही नहीं है वह आपका है मुख्यालय जिनेवा में, क्योंकि यूनेप का मुख्यालय जो है वो नैरोबी में है। नैरोबी, और नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है। नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है। और यह गोल्डमैन पुरस्कार जो हैं, गोल्डमैन पुरस्कार जो इसे दिए जाते हैं, और यह ग्लोबल 500 पुरस्कार जो भी हैं इसी संस्था के द्वारा दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? IPCC 1988, WNO 2014 और तीसरा है IWMI इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? केवल 1, 2 सही सुमेलित हैं, केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, कि इसके जो हैं वो सभी सुमेलित हैं। अब डी ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1998। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पृथ्वी सम्मेलन 1998। कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है 1998 में नहीं हुआ है, या 1992 में ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जनेरियो में होता है। इसी को अर्थ समिट भी कहते हैं, और इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 जो है वो स्वीकृत हुआ था। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं? टायलर पुरस्कार, ग्रीन पांडा पुरस्कार, राइट लिवलीहुड पुरस्कार और एड्सडेन पुरस्कार। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ग्रीन पांडा पुरस्कार। ग्रीन पांडा पुरस्कार को ही ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं। और ग्रीन पांडा पुरस्कार जो है या जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी के द्वारा प्रदान किया जाता है। और राइट लिवलीहुड पुरस्कार है, इसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।